कि विदेशों में बस जाती है, बड़े बड़े पेशेवर, खासकर भारत जैसे देश के लोग विदेशों में चले जाते हैं अपना रोजी रोजगार की तलाश में और बाद में वहीं बस दे जाते हैं। तो इसने भी बहुत दुनिया के स्तर पर एक दूसरे के साथ जोड़ा है। पूंजी के मामले में दुनिया के विशेषज्ञों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को करीब लाया है। आज जर्मन संस्कृति का प्रभाव, यूरोपियन संस्कृति का प्रभाव, भारतीय संस्कृति का प्रभाव, हर संस्कृति का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जो संस्कृति अपने आप को ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न कर ले रही है, उसका प्रभाव ज्यादा हुआ है। आज हम दुनिया में कहीं देखें तो जींस कल्चर, पॉप म्यूजिक प्रभावी हो रहा है। ओपन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर प्रभावी हो रहा है। शराब पीना आम हो गया है, उसको आधुनिकीकरण के साथ जोड़ा जा रहा है। कम कपड़े पहनने को बहुत अच्छा माना जा रहा है, कहीं भाई ये बहुत विकसित है, कम कपड़ा पहन रहे हैं। तो पूरी दुनिया में पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला हुआ है, ये देखने को मिल रहा है। उसके एक कुछ अच्छे आयाम भी हैं। बहुत सारे भारत के सिनेमा पिक्चरों ने भारत में जितना धन नहीं कमाया, उससे अधिक धन उन्होंने दुनिया के देशों में जाके कमाया। लेकिन ये एक बड़ा जुड़ाव तो है और उसका हमें दोनों रूपों को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इससे जो संस्कृति अपने आप में आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत कर ले रही है, उसका प्रभाव बढ़ रहा है, जिसने आपको सूचना तकनीकी को अपने आप को ज्यादा जोड़ लिया है। हम भारतीय संस्कृति को देखें तो इसमें हम काफी अभी दुनिया की संस्कृति के स्तर पे काफी अपने आप को भी आर्थिक रूप से कमजोर बनाए हुए हैं। ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो आज जो पॉप कल्चर, जीन्स, टी शर्ट, फैशन पूरी दुनिया में एक व्यापकता लिया हुआ है, इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के तरीके, अपराध के तरीके पूरी दुनिया के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। यह भी एक बड़ी समस्या है। अब दुनिया के साथ एक जोड़ रहे हैं कि भाई कैसे कैसे अपराध किया जाए। अपराधी भी ग्लोबलाइज हो रहे हैं, वैश्वीकरण से अपने आप को जोड़ लिए हैं। यह भी एक बहुत बड़ा तत्व है। भ्रष्टाचार, कैसे कैसे भ्रष्टाचार किया जाए दुनिया के स्तर पे वो भी अपने आप को जोड़ रहे हैं और दुनिया से तकनीक सीख रहे हैं। तो सारी चीजें सामने हैं। ग्लोबलाइजेशन ने सारे तत्वों को सामने लाया है। और यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में यूएनडीपी ने कहा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने कहा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप है, कि 3 चीजें। पहला, विश्व व्यापार संगठन। ग्लोबलाइजेशन की 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये 3 बात यूएनडीपी ने अपने रिपोर्ट में कहा। अब हम चलेंगे कि भूमंडलीकरण से हमें इतनी बातें होने के बाद लाभ क्या है। लाभ, द प्रॉफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या लाभ है? तो पहला लाभ है कि इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, आर्थिक उन्नति।
ग्लोबलाइजेशन ने आज आर्थिक उन्नति किया है, निवेश में बढ़ोतरी किया है, निवेश में बढ़ोतरी, आज पूरी दुनिया में हम देखें तो बहुत बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया के गरीब देशों में, कमजोर देशों में, विकासशील देशों में जाकर अपनी पूंजी लगा रही हैं। इस ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। इस निवेश के माध्यम से वहां लोगों को रोजगार मिला है, रोजगार में वृद्धि, सरकार को टैक्स मिलते हैं, टैक्स की प्राप्ति, जिन देश में आप अपना सिस्टम लगाएंगे वहां टैक्स मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कच्चा पदार्थों की उचित कीमत मिलेगी, क्योंकि पूंजीपति को कच्चा पदार्थ चाहिए, उचित कीमत मिलेगी, लोगों को जीवन स्तर में सुधार होगा, जीवन स्तर में सुधार। गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता दूर होगी। जब पूंजी आएगा तो गरीबी दूर होगी, अशिक्षा दूर होगी, अज्ञानता दूर होगी, ये सारे को दूर होंगे, निवेश बढ़ेगा, निश्चित रूप से जीवन स्तर में सुधार होगा, जीवन स्तर में सुधार, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। तो आर्थिक उन्नति हर रूप में आएगी ग्लोबलाइजेशन से। निवेश में बढ़ोतरी होगी, जो गरीब देश हैं, पिछड़े देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके यहां बहुत बड़ी, जितना उन देशों के अपनी जीडीपी नहीं है उससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया में जो वहां निवेश कर रही हैं, जो कभी संभव ही नहीं था कि वो कुछ कर पाते आर्थिक रूप से, विशेष रूप से। अभी उनको न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे, वहां भी बड़ी बड़ी मशीन, बड़ी बड़ी पूंजी वहां के लगेंगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। और आपको बता दूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास इतना पैसा है जितना कई कई देशों की सरकार के पास नहीं है, मिलाकर के कई कई दर्जनों दर्जन सरकारों के पास नहीं है, वहां की दर्जन दर्जन देशों की जीडीपी नहीं है, इतना उनके पास पैसा है। तो ये निवेश करेंगे, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां के संसाधनों का अच्छा उपयोग करेंगे, वहां के कच्चा माल का अच्छा दाम मिलेगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी इत्यादि दूर होगी। तो आर्थिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लोगों को तकनीकी विकास, ग्लोबलाइजेशन ने तकनीकी टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप किया है। एक दुनिया के देश की उन्नति तकनीक दूसरे दुनिया के देश की उन्नति तकनीक को जोड़ के वहां भी उन्नति कर रही है। बहुत सारी दुनिया में बहुत देश हैं जिनके पास बहुत ही अत्याधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उन टेक्नोलॉजी दुनिया के अन्य देशों के पास भी प्रवाहित हो रही है, संपर्क में जा रही है, जिससे उनका उपयोग कर रहे हैं, जिसकी छोटे भी पार्ट वो देश नहीं बना रहे हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया में तकनीकी रूप से कमजोर देशों को एक दूसरे के साथ मजबूत किया है, तकनीकी विकास हुआ है, उसका प्रयोग करके वो अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रहे हैं, जनता के बीच नए नए स्वरूप लेके सामने आ रहे हैं। भूमंडलीकरण ने संचार और मास कम्युनिकेशन में एक नई तकनीकी ला दी है। टेलीफोन, कंप्यूटरीकरण, नए नए तकनीक एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं और सूचनाओं का दुनिया के आदान प्रदान पहुंचाना, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग, ऐसी टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया में हो रही घटनाओं को तुरंत दुनिया के लोग जान जाएं। कहीं ये घटना छोटी सी हो रही है और पूरी दुनिया के लोग जान जाएं। तो ग्लोबलाइजेशन ने तकनीकी रूप से बहुत विकास किया है और तकनीक ने ग्लोबलाइजेशन को मजबूत किया है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मैं एक बार और दोहरा दूं तो ग्लोबलाइजेशन ने तकनीकी रूप से पूरी दुनिया को मजबूत किया है, तकनीकी विकास किया है। उत्पादन में वृद्धि तो आपने देखा ही, इसके साथ साथ निर्यात को बढ़ाया है, निर्यात में वृद्धि। जब कोई देश
आज के समय में जितना ज्यादा निर्यात करेगा अपने वस्तुओं का, उसका आर्थिक विकास होगा, उसकी तकनीक, उसके स्वरूप पूरी दुनिया के पास जाएंगे। तो निश्चित रूप से भूमंडलीकरण ने निर्यात में वृद्धि किया है, और अब कमजोर देश जो पहले कभी कटे हुए थे दुनिया से, वो भी अपने वस्तुओं का उत्पादन करके दुनिया के साथ अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं, अपना दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपनी आर्थिक संपन्नता ला सकते हैं। तो निर्यात को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है, जिससे वैश्वीकरण ने दुनिया के तमाम देश की अर्थव्यवस्थाओं को, जिसमें चीन, भारत, ब्राजील, ऐसे दुनिया के तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिन्होंने अपने निर्यात को बढ़ा करके आज दुनिया के मंच पे एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ प्रयासरत है। आप देख सकते हैं कि भारत ने किस तेजी से अपनी पूंजी को बढ़ाया है, धीरे धीरे अपना निर्यात बढ़ा रहा है। आज भारत दुनिया के हथियार निर्यातक देशों में अपने आप को शामिल कर रहा है। ये ठीक है कि उसका परसेंटेज अभी बहुत कम है, लेकिन अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। चीन ने तो बहुत ही ज्यादा निर्यात को बढ़ावा देकर के अपने आप को मजबूत किया है। तो वैश्वीकरण ने बहुत सारी दुनिया के देशों को बहुत मजबूत किया है। विचार विमर्श को मजबूत किया है। विचार विमर्श की प्रक्रिया मजबूत हुई है। प्रक्रिया में मजबूती। आज चाहे आतंकवाद की समस्या हो, चाहे परमाणु खतरे की समस्या हो, पर्यावरण संकट का मामला हो, पर्यावरण प्रदूषण का मामला हो, सभी पर दुनिया के देश एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। दुनिया के देशों को यह समझ में आ गया है कि हमें अब ठीक से सोच के आगे बढ़ना होगा। दुनिया की समस्या से हम बच नहीं पाएंगे और हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया के सामने परमाणु बम का खतरा महसूस है, और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कोई दुनिया में बचेगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी उपलब्धता होगी, सबसे बड़ी अच्छाई होगी कि कोई दुनिया में बचेगा नहीं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि अब परमाणु बम पूरी दुनिया के स्तर पर बहुत सारे देश अब उसे शामिल हो गए हैं। कुछ तो घोषित हैं, कुछ अघोषित हैं। तो आतंकवाद की समस्या हो, चाहे परमाणु बमों के खतरे की समस्या हो, चाहे परमाणु प्रदूषण हो, पूरी दुनिया में विचार विमर्श को मजबूत किया जाए। इसको वैश्वीकरण का इसमें बड़ा योगदान है। वैश्वीकरण ने वैश्विक जनमत को, वैश्विक नागरिकता के विचारों को मजबूत किया है। वैश्विक जनमत, पूरी दुनिया के जनमत पे चर्चा को जाना जाए। ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन को महत्व दिया जाए। वैश्वीकरण का प्रवास, एक दुनिया में आदान प्रदान, जाना आना महत्वपूर्ण हुआ है, विचार विमर्श महत्वपूर्ण हुआ है, वैश्विक नागरिकता जैसे विषय सामने आए हैं। सांस्कृतिक समीपता आई है। सांस्कृतिक समीपता, दुनिया के देश कल्चरल रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, उनकी संस्कृतियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह भी मिलता है कि हो सकता है मेरी संस्कृति में कोई ऐसे तत्व हो जो समाज के विकास के लिए ठीक ना हो, मानवता के लिए ठीक ना हो, मानवाधिकारों के लिए ठीक ना हो, और उसको हम ढोए जा रहे हों। तो एक दूसरे के साथ समीप आने पर हमारा दिमाग, हमारी सोच विचार एक दूसरे के साथ खुलती है, तुलना करती है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान पूरी दुनिया के स्तर पे आवश्यक है। हो सकता है कोई ऐसी चीज हम बना बैठे हों, मान बैठे हों कि बहुत अच्छी है, और वो दुनिया के विकास के साथ, दुनिया के मानवीकरण के साथ, दुनिया के मानवता के साथ अच्छी ना हो। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान को ग्लोबलाइजेशन ने बहुत बढ़ाया है। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। और छठा, इसके साथ हम देखें कि रोजगार की उपलब्धता।
ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया में रोजगार को उपलब्ध किया है, एक दूसरे के साथ जोड़ा है। मैंने आपसे कहा कि कोई चीज किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। आज पूरा यूरोप बौद्धिक रूप से कमजोर हो रहा है, ये मैं आपको बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं। और भारत जैसे देश के पास बहुत बड़ी दुनिया में यंग मैन है, यंग पावर है, नया ब्लड है, बौद्धिक संपदा है। अगर ग्लोबलाइजेशन का सही प्रयोग किया जाए तो भारत दुनिया के तमाम विकास की गति को अपना बौद्धिक ज्ञान दे सकता है। इससे भारत का भी फायदा होगा। और आज तो भाषा की भी समस्या नहीं रही। मैं हिंदी में बोलूंगा, उसको जापानीज में, अंग्रेजी में, उर्दू में, नेपाली में, किसी में ट्रांसलेट कीजिए, स्पेनिश में ट्रांसलेट कीजिए, क्या समस्या है आपकी? तो आज आपको दुनिया को मैन पावर चाहिए, स्किल मैन पावर चाहिए, बौद्धिक लोग चाहिए, हर तरह के लोग चाहिए। और भारत जैसे देश दुनिया को एक बहुत बड़े मानवीय प्रतिभा दे सकते हैं। वैश्वीकरण इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, निभा रहा है, और इसे बढ़िया करने की जरूरत है। इसका बहुत बड़ा लाभ है कि पूरी दुनिया के ह्यूमन रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। वैश्वीकरण के अगर हम वास्तविक स्वरूप देखें, अगर उसके हम अच्छे रूप को देखें, तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ी विशेषता है कि दुनिया के साथ मानवीय श्रम को जोड़ा जाए, मानवीय ज्ञान को जोड़ा जाए, मानवीय क्षमता को जोड़ा जाए, मानवीय बौद्धिक क्षमता को जोड़ा जाए और पूरी दुनिया में उनका उपयोग किया जाए। इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो वैश्वीकरण के बहुत सारे लाभ हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भाई लाभ तो बहुत है, अच्छी अच्छी बातें हैं, तो क्या कुछ समस्या भी है, क्या कोई आलोचना भी है? तो हम थोड़ा आलोचना की चर्चा करेंगे। आलोचना, क्योंकि सिर्फ लाभ ही लाभ तो होगा नहीं, आलोचना भी होगी ही होगी, नकारात्मक पक्ष होगा ही होगा। और पहला है कि मनमानी थोपना। विकसित देशों द्वारा मनमानी थोपना, बहुत आसान शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि विकसित देशों ने ग्लोबलाइजेशन में की व्यवस्था में अपने मनमानी विकासशील देशों पर, गरीब देशों पर, कमजोर देशों पर नई नई शर्तें थोपे। विकास के नाम पे वहां तरह तरह की शर्तें लगाए, अपने लाभ की शर्तें लगाए, अनेक ऐसे समझौते कर रहे हैं निवेश करने के नाम पर, जो कमजोर देशों को, विकासशील देशों को, गरीब देशों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। भेदभाव भरा दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण भेदभाव भरा है, व्यवस्था कह सकते हैं आप। वास्तव में ग्लोबलाइजेशन ने भेदभाव को बहुत बड़े पैमाने पर पैदा किया है। जो धनी देश हैं, विकसित देश हैं, यूरोपियन देश, अमेरिकन देश, जापान, चीन को भी आप उसी श्रेणी में ला सकते हैं, दक्षिण कोरिया, ये चाहते हैं कि दुनिया के गरीब देश, कमजोर देश, विकासशील देश हमारे लिए अपना मार्केट खोलें, हम खुद पूंजी निवेश करें, वहां की क्षमताओं का दोहन करें। लेकिन हम इन्हें अच्छी तकनीक प्रदान ना करें, बस तकनीक अपना ले जाएं वहां दोहन करने के लिए, इनको कोई अच्छी तकनीक ना दें, ये जिंदगी भर हमारे गुलाम बने रहे, हमारे ऊपर आश्रित रहे, हम तकनीक न दें। आज भारत दुनिया से लाखों करोड़ रुपयों में हथियार खरीदता है। ये विकसित देश भारत को तकनीक नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनका दुकान कमजोर पड़ जाएगा। इसी तरह से दुनिया के तभी तमाम क्षेत्रों में ये विकसित देश अपनी तकनीक नहीं देना चाहते हैं, वहां के श्रम का बढ़िया प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, किसी तरह से शोषण करके उनका उपयोग कर लें। अपने यहां आवाजाही नहीं ठीक से करना चाहते हैं, जैसे अमेरिका भी वीजा वगैरह देने में बहुत दिक्कत कर रहा है, बहुत दिन से कर रहा है। काम तो करवाएंगे लेकिन रहने का वीजा, वर्क परमिट और उनको तमाम सुविधाएं नहीं प्रदान करेंगे। तो उनसे उपयोग भी उनका चाहते हैं और उन्हें ठीक से उनका प्रवाह भी नहीं चाहते हैं, उनके श्रम का सही उनको जो चीजें मिले वो भी नहीं चाहते हैं। अपनी नागरिकता वगैरह देना
अपने यहाँ कार्य की अच्छी आज़ादी देना भी नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका नुकसान है। तीसरा, कुछ विद्वानों ने इसे नव साम्राज्यवाद कहा कि इसे जो विकासशील देश हैं, कमजोर देश हैं, गरीब देश हैं, उस पे जो विकसित देश हैं, आर्थिक संपन्न देश हैं, तकनीकी और धन से संपन्न हैं, वो अपनी नई नई शर्तें लाद करके, थोप करके उनके प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रहे हैं, नई नई शर्तें थोप रहे हैं, कर्ज बांट रहे हैं, सरकारों पर उथल पुथल कर रहे हैं, तख्ता पलट करना, सरकारें हटवाना, उन देश की भौगोलिक संपदा को, मानसिक संपदा का दोहन करना, हर तरह से नव साम्राज्यवाद को बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी इसकी आलोचना है, नव साम्राज्यवाद को बढ़ा रहे हैं। गरीबी में वृद्धि, बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया के विद्वानों का मानना है, एक विद्वान है नोआम चोम्स्की, इनका मानना है कि इस ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया में इससे संगठित क्षेत्रों में रोजगार कम हुआ है, असंगठित क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है, मजदूरी का स्तर निम्न हुआ है, उत्पादन घटिया हुआ है, असमानता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। तो ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारी समस्याएं बढ़ाया है। एक पक्षीय आर्थिक वृद्धि, बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे चिंतकों का मानना है कि इससे एक पक्षीय आर्थिक वृद्धि हुई। ग्लोबलाइजेशन ने जो प्रतिस्पर्धा शुरू किया है, उसे दुनिया में जो आर्थिक संपन्न देश हैं, चीन है, अमेरिका है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, यूरोपियन देश हैं, वो तो अपने आप को दिन रात मजबूत कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एशिया के देश, खास करके दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिकी, अफ्रीका इत्यादि इस दौर से बाहर हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका तो इस दौर से एकदम बाहर हो गया है और इसका सारा लाभ पूंजी संपन्न देशों को, तकनीकी संपन्न देशों को मिल रहा है। यह एक पक्षीय आर्थिक विकास है, यह सिर्फ दुनिया के समृद्ध देशों का आर्थिक विकास है। संप्रभुता को कमजोर करना, ग्लोबलाइजेशन ने जो संप्रभुता की विचार था, जो आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक संबंध जो राष्ट्र की चीज हुआ करती थी, देश की चीज हुआ करती थी, किसी राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है संप्रभु शक्ति होना, वो उसका काम हुआ करता था, वो भी इस ग्लोबलाइजेशन ने अपने हाथ में ले लिया है और इससे राष्ट्रों की संप्रभुता कमजोर हुई है, उनके अधिकार सीमित हुए हैं, उनको कमजोर किया गया है, उनको दबाया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह शर्तें थोपी जा रही हैं, उनकी संप्रभुता को नुकसान किया जा रहा है। ये इसकी बहुत बड़ी एक आलोचना है। इसी के साथ साथ हम देखें तो आज ग्लोबलाइजेशन ने एक गला काट प्रतियोगिता आरंभ कर दी है। गला काट प्रतियोगिता, जो भी इसका नंबर हो, गला काट प्रतियोगिता। आज ग्लोबलाइजेशन ने विकसित और विकासशील देशों के सामने एक ऐसी प्रतियोगिता पैदा कर दी है, संकट पैदा कर दिया है कि कमजोर देश, गरीब देश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, बहुराष्ट्रीय निगमों के, पूंजीवादी देशों के साथ अपने आप को बौना महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनके पास उनका पिछलग्गू होने के अलावा कोई उपाय नहीं है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान का मानना है
बिमल जालान का मानना है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान का मानना है कि विश्व के पूंजी बाजार के एकीकरण से बाजार में कुशलता आई है। विश्व के पूंजी बाजार के एकीकरण से बाजार में कुशलता आई है, परंतु साथ साथ इससे विकासशील देशों के समक्ष विकासशील देशों के समक्ष अधिक खतरा और असुरक्षा भी उत्पन्न हुई है। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर का बिमल जालान साहब का मानना है कि विश्व के पूंजी बाजार में एकीकरण से कुशलता आई है, परंतु इसके साथ साथ विकासशील देशों को अधिक खतरा और असुरक्षा की भावना भी पैदा हुई है। तो ये आलोचना है, और एक बहुत बड़ी आलोचना है कि भूमंडलीकरण से सांस्कृतिक संकट पैदा हुआ है। सांस्कृतिक संकट पैदा हुआ है, जो दुनिया में छोटे स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर संस्कृतियां हैं जिनका खास करके जिनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो अपनी संस्कृति को भी वो पूरी दुनिया की संस्कृति को अच्छा मानेगी। भाई अगर हम संपन्न आदमी हैं मोहल्ले में और एक पैंट हम पूरा पहने, एक पैंट काट के पहने, लोग कहेंगे वाह 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 बहुत अच्छा है ये तो, वाह वाह वाह। आधा सिगरेट मुंह में डालना, आधा कान में खोसना, कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छा। लेकिन अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, हम दुनिया के साथ अपने आप को तकनीकी रूप से नहीं जोड़ पा रहे हैं, ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि हम अच्छे हैं। और अच्छा होने का बहुत बड़ा कारण है बौद्धिक और आर्थिक रूप से संपन्न होना, खासकर आर्थिक रूप से संपन्न होना। तो जो ऐसी संस्कृतियां हैं जो अपने आप को पिछड़ी हैं, उनके रीति रिवाज, उनके प्रथाएं ग्लोबलाइजेशन के कारण उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ है, और इसी को सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहा जा रहा है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। और जो दुनिया के विकसित देश हैं, पूंजीवादी देश हैं, भले उनकी संस्कृति का स्वरूप कुछ भी हो, नंगापन हो, फुहरपना हो, अश्लीलता हो, खुला मद्यपान हो, सब हो, लेकिन वो अपने आप को सिद्ध करने